नमस्कार, मैं ममता सिंह पुणे से पूर्वांचल गौरव के मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोग चित्रगुप्त पूजा समारोह हेतु ऑनलाइन देश विदेश से इस मंच से जुड़े हैं। पूर्वांचल गौरव पिछले 7 वर्षों से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों का आयोजन करता है। आज कायस्थों के चित्रगुप्त पूजा के अवसर पे हम इसी नाम के एक पुस्तक कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया के लेखक से बातचीत करेंगे। लेखक का नाम है मिस्टर उदय सहाय, जो कि प्राक्तन आईपीएस ऑफिसर हैं। चित्रगुप्त पूजा भाई दूज के दिन मनाई जाती है। चित्रगुप्त जी देवताओं के लेखपाल हैं, जो मनुष्यों के न्याय अन्याय का, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इस दिन लोग कलम और पुस्तकों की पूजा करते हैं और इससे हमें विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। और ये मुख्यतः कायस्थों की पूजा है। वेलकम टू नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते ममता जी, एंड थैंक यू फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपने दिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी उस किताब पर एक चर्चा रखकर, जिसका नाम है कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया। सो आपके प्रश्नों का इंतजार है जी, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि कायस्थ एनसाइक्लोपीडिया लिखने की प्रेरणा और सोच कहाँ से शुरू हुई? ममता जी, एक्चुअली बिल्कुल शुरुआती दौर में मैंने जब ये सोचा, मुझे लगा कि लाइफ के 50s में हम लोग हैं, लेट 50s में, और ये वो समय होता है जब आपका बेसिक नीड, जिसे हम फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं या सिक्योरिटी नीड कहते हैं, मास्लो नीड थ्योरी के हिसाब से वो एड्रेस हो चुकी होती है, और आप एक हायर नीड, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं, उस रियल में आप की सोच जाती है। और कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये पीरियड आ गया है जब एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, वगैरह वगैरह, वो मुझे भी स्ट्राइक काफी समय से कर रही थी और हमारे उस भटकन को एक तरह का दिशा देने की कोशिश कर रही थी। तो उसी दरमियान मैंने विवेकानंद जी के एक उद्धरण को पढ़ा। और विवेकानंद एक बंगाली कायस्थ थे, जैसा कि विदित है। नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। और विवेकानंद जी को का के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि उस वक्त बंगाल का दौर एक बड़े ही सामाजिक उथल पुथल का दौर था, और आपसी विचारधाराओं की टकराहट हो रही थी। और उस दरमियान इनके गुरु थे स्वामी परमहंस, और इनको अमेरिका जाकर एक उद्धरण देने का मौका मिला, और वो बड़ा फेमस हुआ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नाम के उस भाषण ने पूरे दुनिया में धूम मचाई। लेकिन जैसा कि हर सक्सेस में होता है, इस सक्सेस से एक जेलसी भी जनरेट हुई लोकल टर्फ पे। और लोकल टर्फ पे लोग कहने लगे कि भाई, ये कायस्थ को धर्म प्रचार का कहाँ से कॉम्पिटेंस आ गया या लाइसेंस मिल गया, वगैरह वगैरह, ये शूद्र हैं, इस तरह की भ्रांतिपूर्वक चीजें कुछ अखबारों में आई, जिससे वो आहत भी हुए। जब अमेरिका से लौट के आए तो मद्रास के रिसेप्शन वाले स्पीच में उन्होंने बहुत ही इस विषय को स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से एड्रेस किया, जो उनका जैसे उनकी पर्सनालिटी थी। और उन्होंने उस समय एक ये अवधारणा पर चोट किया कि एक मान्यता है कि कायस्थ का मतलब क्लर्क या लिखने पढ़ने का वाला मुंशी या कोई ब्यूरोक्रेट। तो उन्होंने गिनाना शुरू किया कि पूरे भारत की अगर सभ्यता को देखें तो कश्मीर से लेकर, उन्होंने टारकोटा वंश में ललितादित्य की चर्चा की, वहां से आगे गए वो पंजाब में जयपाल की चर्चा की, वहां से आगे गए गुजरात में उन्होंने वल्लभ वंश की चर्चा की, उसके नीचे फिर वो आगे बढ़े, चालुक्य वंश की चर्चा की, उसके आगे सतवाहना की चर्चा की, और अंत में पाल डायनेस्टी की चर्चा की। और उन्होंने कहा कि पूरे भारत में मालाओं की तरह गुथा हुआ ये कम्युनिटी है, जिसने कल्चरल
कंट्रीब्यूशन जिसका बहुत मेजर रहा है भारत की सभ्यता को खड़ा करने में। और वो बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण था जिसको पढ़ के मैं अभिभूत हुआ। मुझे लगा कि नहीं, ये समय आ गया है कि मैं अपने इस कम्युनिटी के बारे में जो विकिपीडिया और गूगल के 10 सूत्री दुनिया से आगे निकल के समझने की कोशिश करूं कि क्या है। और वहां से इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। और उस शुरुआत में मास्लो नीड थ्योरी एक तरह की प्रेरणा बनी, विवेकानंद एक तरह की प्रेरणा बने, और अंतिम उसमें जो ड्राइव आया, मुझे लगा कि शायद ये समय आ गया है कि 50s आते आते कि आप बताएं लोगों को कि आप कौन हैं, और उसके लिए अपने जिससे आपने बहुत कुछ लिया उसको वापस देने की कोशिश करें। तो गिव बैक एक मेजर ड्राइव था। तो गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, आप क्या दे सकते हैं? जो थोड़ा बहुत हुनर आपके पास है, जो आपके पास थोड़ा ज्ञान है, तो इस पुस्तक के माध्यम से मैंने उलटाने की कोशिश की। ये थी प्रेरणा की कहानी। जी, बहुत अच्छा। और ये पुस्तक आपकी सहलेखिका आपने सहलेखिका के साथ लिखी है, श्रीमती पूनम बालाजी के साथ। तो उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे आप दोनों ने मिलके लेखन शुरू किया, और उनके बारे में थोड़ा बताएं। ममता जी, इनफैक्ट प्रोफेसर पूनम बाला अभी क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ा रही हैं। और हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही पढ़कर निकले, वो भी निकली, हम भी निकले। और अलग अलग रास्ते हुए। मैं ब्यूरोक्रेसी के रास्ते चला गया, वो पठन पाठन के रास्ते से यूके में उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद कनाडा में पढ़ाया, अमेरिका में पढ़ाया, साउथ अफ्रीका में पढ़ाया, और भारत के भी जो लीडिंग यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी पढ़ाया। तो उनकी एक मेजर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स थी। और कहीं ना कहीं एक दैविक संजोग था कि उस समय जब मैंने इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा था इस किताब की, उनकी माता जी बहुत बीमार थी, भारत में देखने के लिए वो दिल्ली आई, और मैंने उनसे इस किताब का जिक्र किया। इत्तेफाकन उन्होंने इस किताब का जिक्र अपने मदर से किया, और उनकी मदर ने कहा कि पूनम, मैंने आज तक तुम्हें कभी तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं की है कि क्या कर रही हो, किस विषय पर रिसर्च कर रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस किताब को, अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो जरूर करो। ये कहने के कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ का डेथ हो गया। और ये एक बहुत बड़ा इमोशनल ड्राइव था प्रोफेसर पूनम के लिए। तो इस तरह से हम लोग जुड़े, एज अ को ऑथर जुड़े, और उनके जुड़ने से एक नई प्रेरणा इसमें आई। और उनका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, मेरा एक नेशनल लेवल पे, मैंने भी 700 डिस्ट्रिक्ट में 400 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किया था, और लिखता पढ़ता रहा। पिछले 7 किताबों का एक अनुभव था। तो हम लोग दो शक्तियां जुड़ गई और किताब का सिलसिला चल पड़ा। जी, तो ये जर्नी तो बहुत लंबी रही होगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें जुटाना, सब कुछ पता करना, जानना। तो आप लोग तो लीडर थे, पर आपके साथ और किनका किनका सहयोग था इसमें? हाँ ममता जी, ये बहुत सही सवाल आपने किया कि ये चीजें कोलैबोरेटिव आर्ट की तरह हैं, जी, जिसमें 10 तरह की नव दुर्गा की शक्तियां लगती हैं, तब जाके वो क्रिएट होता है। तो इसमें हमें डिजाइनर अगर ले, किताब के ग्राफिक डिजाइनर होते हैं जो किताब को एक उसका लुक पार्ट क्रिएट करते हैं, तो संजीव हमारे साथ रहे। उसके बाद नीरज सहाय, उन्होंने पूरा का पूरा कायस्थ की एक तरह की लोगो क्रिएट किया, उसकी ब्रांडिंग को एस्टैब्लिश किया। तो नीरज सहाय की अपनी कंपनी है साकेत में, दिल्ली में। उसके साथ के साथ कई पेंटर्स, इंडिया के जो लीडिंग पेंटर्स हैं, 3 तरह के, राजेश श्रीवास्तव इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग यंग पेंटर्स हैं, उन्होंने ललितादित्य की पेंटिंग क्रिएट की पूरे रिसर्च के बेसिस पे। उसी तरह से सैंतन, अगर उनकी एक चित्रगुप्त की तस्वीर भी आप शायद को देखने को मिले आपको, वो जी, उन्होंने एक नए ढंग का क्रिएट किया, वो सैंतन थे। और उसी तरह से गुजरात के एक नेशनल लेवल के फोक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कई चित्रगुप्त की जो प्रतियां हैं वो अपनी शैली में क्रिएट किया।
तो कई पेंटर्स थे, इलस्ट्रेटर्स थे, इंफोग्राफिक डिजाइनर थे, तो कोलैबोरेटिव आर्ट जैसे, और अभी अंतिम चरण में ऑफ कोर्स प्रिंटिंग का स्टेज बचाई है। तो दी ऑल गॉट टुगेदर, और वो करते करते बिट बाय बिट, और कई लोगों ने और दूसरी तरह से कंट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में 13 मंदिरों के खोज में जो रिसर्च, टेक्स्ट रिसर्च तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन उनकी ये बहुत डिफिकल्ट था कि तमिलनाडु में एक तरफ मदुरई, एक तरफ अलग अलग जिलों में जाकर उन मंदिरों को खोजना, उसको शूट करना। तो वहां के एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिया, और अपनी उन्होंने थोड़ी रिसोर्सेज का हेल्प एक्सटेंड किया, जिसके कारण उन तमाम टेम्पल्स को हम लोग फिर से रिकैप्चर कर पाए। तो कई शक्तियां आपस में मिली। ऑफ कोर्स टेक्स्ट रिसर्च में मेजर रोल हमने प्ले किया। हमारे साथ रेफरेंसिंग का बहुत बड़ा एक रोल पूनम का भी रहा, उन्होंने भी 2 चैप्टर्स लिखे। तो कुल मिलाकर सब नदियां आपस में जुड़ी तो एक समुद्र बना। जी, पूरे टीम वर्क के बिना, टीम के बिना तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, पर जी लीडर जी की जी इम्पोर्टेंस अलग रहती है। जी जी। पर लीडर तो इम्पोर्टेंट तो होता ही है, लेकिन बिल्कुल, लीडर के पास अगर टीम ना हो तो लीडर भी फिर जीरो हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि भाई वो टीम ही थे जिनके बदौलत मैंने भी उनको पिग राइट किया, उनके इंटरेस्ट को, उनके एनर्जी को, उनकी क्रिएटिविटी को, और मैंने उनसे गेन किया, उन्होंने हमसे गेन किया। दैट्स हाउ टीम वर्क्स। जी बिल्कुल। अच्छा, ये पुस्तक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी से को कैसे ज्ञान प्रदान करती है या कैसे कनेक्ट करती है उनके साथ? दो चीजें हैं ममता जी। एक तो नई पीढ़ी जो है वो दे आर इन अ हरी, एंड दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पैशन, और इसीलिए वो अपनी इस ज्ञान को मिटाना चाहते हैं गूगल में जाकर, विकिपीडिया में जाकर, या उस तरह के जी, इंटरनेट सोर्सेस में जाके। लेकिन वहां पर उसकी एक लिमिटेशन है जो उनको भी समझ में आता है। 10 सूत्री ज्ञान के आगे एक तो अथॉरिटेटिव सोर्स नहीं है वो, क्योंकि उन उस तरह का प्लेटफॉर्म कोई भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें कई अशुद्धियां होती हैं, और क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उस जनरेशन को एट वन गो उनको एक तरह का रेफरेंस गाइड मिलेगा अपने बारे में जानने को, अपनी हेरिटेज के बारे में जानने को, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानने को। और वो एक तरह का एक जो उनकी भूख है जानने के विषय में, वो दूर होगी, और तो ऑथेंटिक ढंग से दूर होगी। दूसरा जो आपने कहा कि जैसे ओल्ड जनरेशन है, तो यंग जनरेशन प्राइमरली अगर उसका रूट मजबूत होता है, उसका सेंस ऑफ हेरिटेज मजबूत होता है, तो उसकी मॉडर्निटी, वो ट्रेडिशनैलिटी जो है, वो मॉडर्निटी को भी, किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जब आप यात्रा में होते हैं तो आपका एक पैर जमीन पे होता है, एक पैर जमीन के ऊपर होता है। अगर दोनों पैर जमीन पे हो गया तो यात्रा आपकी रुक गई, और दोनों जी, पैर अगर आसमान में हो गया या जमीन के ऊपर हो गया तो आप कब गिरेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि रूट और विंग्स का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रहे। जी, जो ये किताब आपको वो रूटेडनेस देती है, और मॉडर्निटी और आपकी एनर्जी वो आप हमेशा, तो ये दोनों के समन्वय के लिए हमें लगता है इन जनरेशन को ये मेजरली कंट्रीब्यूट करेगी। जहां तक ओल्ड जनरेशन का सवाल है, एक उम्र के बाद 50, 60, 70s में लोगों को लुक बैक कर कर चीजों को समेटने की एक टेंडेंसी होती है, और जो नहीं जाना उसको जानने के बारे में वो उत्सुक होते हैं। गोइंग बैक टू द सोर्स की एक टेंडेंसी होती है। और उन तमाम चीजों में ये किताब, मतलब वैसी किताब होगी जो आपको जो कहते हैं ना कि वो रिग्रेट नहीं होगा बिफोर यू डाई। जी, तो वो उसमें मदद करेगी कि आपके एक टॉप आइडेंटिटी न जानने का जो रिग्रेट होता है। आप मॉरिशस जाएं, आप बहुत सारे ऐसी जगह जाएं जहां बिहार से इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेट किया था उन्होंने। आपको याद होगा कि एक मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए थे बिहार, और बिहार में जब अपने वो गांव पहुंचे खोजते खोजते, तो उसकी जी, भूमि को वो चूम के रोने लगे। अब जी, ये यंगस्टर को ये बात समझ में बहुत नहीं आएगी, पर जिस उम्र में वो थे
वन कुड रिलेट कि ये बहुत नेचुरल है, और उसके लिए जो जद्दोजहद उनको करना पड़ा कि कहाँ पर मेरा गांव है, तो रूट की एक आप साइबेरियन बर्ड्स भी जो आपके पास आते हैं वो जी दौड़ के अपने सोर्स के पास जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आप जैसे अभी पुणे में हैं ममता जी, जी आपका भी रूट ईस्टर्न इंडिया में है, लेकिन एक समय के बाद वो रूट आपको भी खींचता होगा, या बार बार आप जाते हैं और एक उम्र के बाद वो इच्छा और बलवती होती जाती है। तो वो ओल्ड जनरेशन के लिए भी हमें लगता है कि ये मेजर पुलिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पतंग की डोर, पतंग तब तक ऊंची उड़ती है जब तक कि डोर उसके उड़ाने वाले के हाथ में, अगर वो कट जाती है तो फिर कोई बिल्कुल दिशा नहीं रहती। तो वैसे कि बिल्कुल अपनी बिल्कुल। रूट्स को पहचानते हुए हम जितनी ऊंचाई पे उड़े, पर हमें अपनी जी रूट्स के साथ जुड़ के रहना चाहिए। जी, इसमें एक बात ममता जी, आपने बहुत खूबसूरत एक प्रसंग छेड़ा है, इसलिए मैं जोड़ना चाहूंगा कि जी देखिए, कई जो हम लोगों की शिक्षा रही, हमारे जनरेशन तक की शिक्षा में एक जी अजीब तरह का डाइकोटोमस शिक्षा जिसको कहते हैं, डाइकोटोमस एजुकेशन रहा, जी जहां पर एक तरफ अस्क्राइब्ड स्टेटस था, एक तरफ अचीव्ड स्टेटस था। अस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब है वैसा स्टेटस जो आपको विरासत में मिला। जी आपकी एक कम्युनिटी है या कास्ट है, आपका एक गांव है, आपका एक रिलीजन है, आपने कुछ नहीं किया, मतलब ये आपको हेरिटेज में मिला मिला। और आपने उसको कैरी किया। एक तरफ इसको सोशियोलॉजी में हम अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। अचीव स्टेटस वो है जैसे आपने अपने डेंट ऑफ मेरिट से पुणे जैसे कॉम्पिटेटिव जगह में जाके एक स्थान बनाया, ये आपकी अपनी अचीव्ड स्टेटस है। जी उसी तरह से सिविल सर्विसेज में कोई आता है, अचीव स्टेटस है। कोई बिजनेस में बहुत अच्छा करता है, उसका अचीव स्टेटस है। तो ये जो शिक्षा हमारी कुछ ऐसी रही जो जहां पर फोकस रहा अचीव स्टेटस पे, होना भी चाहिए, लेकिन अचीव स्टेटस पे फोकस देते समय हमारे मन में गिल्ट डाल दिया गया कि अस्क्राइब स्टेटस के बारे में सोचना एक रेट्रोग्रेसिव थिंकिंग है, एक बैकवर्ड थिंकिंग है, एक जी कंजर्वेटिव थिंकिंग है। और उसके कारण हमारे इन दोनों ये बड़ा द्वंद का चीज बना। हम उसे छिपाने लगे अपने घरों तक। लेकिन इस किताब के माध्यम से मैं ये इशू रेज कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने रूट्स के बारे में अगर जानता हूँ, उसके नुआंसेस के बारे में जानता हूँ, तो शायद आपके रूट की भी इज्जत करना मैं सीखूंगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपके उसकी नुआंसेस की भी इज्जत करूंगा। अगर मैं खुद को इज्जत नहीं करता हूं तो मैं आपको इज्जत क्या दूंगा? और ये कहीं ना कहीं जो एक डिसहार्मनी कॉज हो रहा है, वो रूट से कटने के कारण हो रहा है। दूसरी बात, इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली आई हो तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर में एक प्रेरणा स्थल बना है, और जी प्रेरणा स्थल मायावती जी ने बनाया, और उसमें उन्होंने करीब करीब 2 दर्जन दलित लीडर्स के की मूर्तियां लगाई। जी अब उसके क्रिटिक्स जो भी बोले, लेकिन मैं उसको इस तरह देखता हूं कि आफ्टर ऑल दूसरे कम्युनिटी के लोग ने के दिमाग में क्यों नहीं आया कि ये जो दलित लीडर्स थे, ये केवल उत्तर प्रदेश के नहीं थे, ये महाराष्ट्र के बिल्कुल भी थे, ये दक्षिण भारत के थे, ये बिहार के थे। और उन्होंने अपना रिसर्च कर कर एक दिमाग से अपने लोगों को खड़ा किया। तो ये बात अलग है कि उनकी एक तस्वीर उन्होंने उसमें लगाई जिसके कारण लोगों ने कहा कि अपने को प्रोजेक्शन कर रही हैं वगैरह ये। लेकिन ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ये रहा कि उन्होंने अपने कम्युनिटी लीडर्स को स्टैब्लिश किया। अगर आप कम्युनिटी अपने हीरोज को, अपने आइकन्स को नहीं खड़ी करती है, तो फिर पॉलिटिशियंस वो करेंगे। और पॉलिटिशियन जब वो करेंगे, तो जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल तरीके से उनको जो समझ में आया उनको हीरो बना दिया, जो समझ जी में नहीं आया उसको जीरो बना दिया। कई देश के बड़े बड़े नेता रहे जिसके बारे में कोई चर्चा तक आपके नहीं। सामने नहीं आती है। और बिल्कुल ललितादित्य उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ललितादित्य का राज्य मोटे तौर पे आपको बता दूं कि टर्की से लेकर बंगाल तक फैला था, टर्की से लेकर बंगाल तक। और इधर नीचे आए पेशवा बर्मन को हटाने के बाद वो ऑलमोस्ट दक्षिण तक पहुंच गए थे। इतने बड़े साम्राज्य को वो राजा जो 100 बैटल्स पूरे जिंदगी में लड़े, वो एक भी नहीं हारा। जिन्होंने चाइनीज को, जिन्होंने टर्क्स को, जिन्होंने रशियंस को उनकी टेरिटरी पे जाकर पीटा, क्योंकि वो सब एग्रेसर थे,
तो वो उस तरह के प्रोफाइल के राजा को एनसीईआरटी की किताब अगर आप पढ़ें तो एक पैरा में उन्होंने राज तरंगिणी का संदर्भ देते हुए, कलहन का संदर्भ देते हुए एक पैरा में उनको समेट दिया। अब इश्यू ये है कि इस तरह का जो लॉपसाइडेड हिस्ट्री है उस पर चर्चा आज हो रही है, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज की जब हिस्ट्री निकल के नुआंस हिस्ट्री आएगी और उसकी जो कोलाज बनेगी वो भारत की रियल हिस्ट्री होगी, सोशल हिस्ट्री होगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन उस दिशा में एक मेरी बूंद, ये किताब एक बूंद की तरह शायद काम करे। और ये थोड़ा विस्तार में बनाया, बताया आपको जी। और शायद आपसे आप कुछ इंस्पिरेशन पूछ रहे लेके थे? लोग, हाँ, आपसे इंस्पिरेशन लेके जो अपनी हिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं वो भी और किताबें लिखे या किसी तरह उनके बारे में लोगों से साझा करे कि सबको जानने का मौका मिले अपनी उनकी हिस्ट्री के जी बारे में। जी बिल्कुल। जी। इनफैक्ट ऐसा हुआ है, हमारे दो मित्र हैं और एक प्रोफेसर हैं, एक एडिटर हैं, और दोनों ही लगातार मुझसे टच में हैं, जी क्योंकि उनको भी प्रेरणा मिली है कि वो इसको स्टैब्लिश करें, अपनी अपनी कम्युनिटी के हिस्ट्री को स्टैब्लिश करें। और इसमें कंट्रोवर्सी होती है कि लोग कंफ्यूज करते हैं कम्युनिटी स्टडी। अगर मिल्टन सिंगर, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आकर इंडियन किसी कम्युनिटी की स्टडी करता है तो हम उसको पूछते हैं कि अरे वाह, क्या शानदार उसने स्टडी किया है, क्योंकि मिल्टन सिंगर है, वो एक वाइट है, वो बाहर से आने वाला है। हम आप अगर अपनी कम्युनिटी की स्टडी करें तो कहा जाएगा अरे ये कास्ट परपेचुएट कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो कम्युनिटी स्टडी पर से को डिस्टिंग्विश करने की का स्टेज आ गया है, और वो हम ही आप जैसे लोग कर पाएंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल। और हम अपनी कम्युनिटी को पहचानेंगे तो जैसे आपने कहा कि हम दूसरे की जी भी इज्जत करेंगे, जी उनके बारे जी में भी समझेंगे। बिल्कुल। जी जी। और हम ये जी मनुष्य एक साथ मिल के ही रहता है और हर ऐसा नहीं कि हम अकेले आइसोलेट सरवाइव कर सकते हैं। जी जी जी। यही बात कश्मीर में जब हम लोग गए और ललितादित्य को जब हम स्टडी कर रहे थे तो एक दिमाग में ये बात आई कि आफ्टर ऑल हिंदूज का एक ऑर्गेनिक एक्सिस्टेंस रहा है। जहां पर ब्राह्मण रहे हैं वहीं पर राजपूत भी रहे हैं, वहां पर ए रहे हैं, बी रहे हैं, और ये सब उनका तो कश्मीरी पंडितों की बात वहां पे हुई और हम लोग एग्री करते हैं कि उनके साथ बहुत जाती हुई। लेकिन हमने ये सवाल खड़ा किया कि बाकी जो हिंदू कास्ट थे कश्मीर में, वहां 500 सालों तक कायस्तों का इतिहास रहा, वहां के राजा थे, वो कहाँ गायब हो गए? वो कहाँ, किस काल में समा गए? उसका कोई दूर दूर तक आपको ट्रेसेस नहीं मिलता। और जिससे भी मैंने पूछा, बहुत कन्विंसिंग आंसर किसी ने नहीं दिया, इसीलिए कि हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया। देखिए जी उसी समय ललितादित्य के पहले अगर आप अलेक्जेंडर के समय देखें, और पोरू, दोनों का नाम आपने सुना है। जी अलेक्जेंडर के साथ उसके 5 हिस्टोरियंस चलते थे, और वो 5 हिस्टोरियंस अपने अपने तरीके से अपने आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को फ्रीडम था कि अपने आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन से वो अपने इतिहास को लिखे। लिखें। लिखने के बाद वो एक दूसरे का नोट्स कंपेयर करते थे, और नोट्स कंपेयर करके उसका जो जिस्ट, उसको कौन सा नैरेटिव खड़ा करना है, ये अलेक्जेंडर तय करता था। तो इस तरह का एक उनकी परंपरा रही। उसी समय उसी की तरफ, दूसरी तरफ आप जाएं, पोरू की हिस्ट्री अगर आप लिखने जाएं तो पोरू के तरफ से, उसकी पर्सपेक्टिव से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लिखने की परंपरा नहीं रही। तो हमारे यहाँ तो डॉक्यूमेंटेशन की समस्या तो रही है। ओरल ट्रेडिशन, स्मृति और श्रुति परंपरा की हम लोग वाहक रहे, लेकिन उसी का एक ऑफस्प्रिंग के तौर पे राइटर्स क्लास समझ किया। लेकिन आज भी मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन हमारा एक मेजर फॉल्ट लाइन है किसी भी चीज को, और ये हमें ओपन माइंडेड होके वेस्टर्नर से सीखना चाहिए। जी जो चीज हमें नहीं सीखना चाहिए वो सीख लेते हैं, और जो सीखना चाहिए उसको हम दरकिनार करते मैं हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जी। पुस्तक का विमोचन कब हो रहा है? ममता जी, हम लोगों ने प्लान किया है कि जैसे कि आपने अभी शुरू में इंट्रोड्यूस करते वक्त बताया कि चित्रगुप्त पूजा के अवसर जी पे, और दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों ने इसी क्रम में पाया। एक ग्रुप है कायस्थ संस्कृत स्कॉलर्स का, जो कि गोरखपुर में बेस्ड है, जी सनातन धर्म ट्रस्ट के नाम से। उनकी फुटप्रिंट है बनारस में, उनकी फुटप्रिंट है उज्जैन में।
जी उन्होंने रिसर्च काफी, वो अलग तरह का रिसर्च, उसकी माइथोलॉजी और उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि, उनका ये मानना है, और वो बहुत लॉजिकल ढंग से इसको बिल्डअप करते हैं कि चित्रगुप्त का जन्म, चित्रगुप्त जी का जन्म एक्चुअली चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन हुआ। चैत्र मास का पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ है, और जी। चैत्र मास चित्रगुप्त के नाम पर ही पड़ा। और उसी अच्छा। परंपरा के तहत उत्तर प्रदेश में जैसे चैती गाई जाती है, जी जी। आपने सुना मैं होगा। उत्तर प्रदेश चैती की एक मुझे म्यूजिक परंपरा है वहाँ की। जी। उसी तरह आज भी दक्षिण भारत में, अच्छा तो आपको जाहिर है कि हाँ, पता उसका है अंदाज है। मुझे। जी। जी जी। उसी तरह अगर आप साउथ इंडिया जाएं तो चैत्र मास के महीने में तमिलनाडु में चैत्रई एक इवेंट होता है, मंथ लॉन्ग इवेंट, और उसको वो बड़े प्यार से मनाते हैं। और तमिलनाडु का इम्पोर्टेंट कायस्थों के लिए और बाकी कम्युनिटीज के लिए उसका पार्टिसिपेशन बहुत हाई रहता है। चंद्रसेनीय कायस्थ महाराष्ट्र में अगर आप जाएं, आप पुणे जी में रहती हैं, अपने जी सीकेपी जो बंधु हैं वो भी जी कायस्थ जी। हैं, उनसे अगर आप बात करेंगी तो आपको पता चलेगा वो भी इन पूजा का पीरियड उनका चैत्र मास का है। लेकिन हमारे यहाँ स्वभाव कुछ ऐसा हुआ कि यम द्वितीय कथा से जोड़ के इसको इस समय करने की प्रथा चल पड़ी, जबकि ये प्रसंग अलग था और चल पड़ी। और नॉर्थ इंडिया में इसी दिन मनाया जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको फिर से। इसीलिए बुक लॉन्च, आपने पूछा कि कब होगा, जी। बुक लॉन्च हम चैत्र पूर्णिमा के दिन ही करने को सोचा है हमने, जो कि 27 अप्रैल 2021 को होगा, मंगलवार का दिन। ओके। चलिए, अच्छा, इससे हमें सबको पता चलेगा कि ये चित्रगुप्त जी का जन्म दिवस है। सब लोग जी याद कर पाएंगे। जी और जी। निश्चित तौर से अपने अपनी किताब में भी इसका दिया है हमने, हाँ, दिया संदर्भ है। दिया है। हाँ। और एक्चुअली चित्रगुप्त जी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, चित्रगुप्त का कोई बाल कांड नहीं है उनकी कहानी में, और वो ब्रह्मा के पूरे इमेजिनेशन से वो निकले। लेकिन वो अवतरित हुए जब, तो अवतरण डे है, जो कि कायथा गांव, एक मध्य प्रदेश में उज्जैन के 26 किलोमीटर दूर एक कायथा गांव है, और करीब करीब प्री हरप्पन सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकली उतना पुरानी उसकी हिस्ट्री है। 4000 साल पुरानी उसकी कई फिट्स निकली हैं, गुप्तकालीन मूर्तियां वहां से निकली हैं, एग्जिस्ट करता है वो गाँव। तो वहीं पर वो अवतरित हुए थे, वहीं उनकी 2 शादियां हुई और उससे 12 बच्चे हुए, और 12 बच्चे भारत के अलग अलग दिशा में फैल गए। जो मथुरा में जाके बसे वो माथुर हो गए, हम्म। जो श्रीनगर में जाके बसे वो श्रीवास्तव हुए, जो सक्सेना हुए वो काबुल के पास उनका साम्राज्य बना, जो गौड़ हुए वो बंगाल में जाके बसे। और एक्चुअली जिसको आप बंगाल के नाम से आज जानती हैं, पश्चिम बंगाल के नाम से, जी। वो एक जमाने में गौड़ प्रदेश था। गौड़ अच्छा। प्रदेश एक्चुअली इन गौड़ कायस्थों के, तो इनका एक बड़ा पैन इंडिया एक स्पैन रहा है। और वो बहुत भटनागर जैसे है, वो राजस्थान के भाटी एक एक जगह है, वहां एरिया से में। जी जी। जाकर सेटल किया उन्होंने। लेकिन ऑरिजिनेट ऐसी मान्यता है कि उज्जैन से ही ये माइग्रेशन हुआ। और उस किताब में ओके। माइग्रेशन पे काफी चर्चा हमने की है। और माइग्रेशन पॉइंट टू पॉइंट ही नहीं, एक जगह से गए फिर आगे गए, और हमने पाया कि लोग भूल चुके हैं उन चीजों को, उन तो चीजों को उनको याद नहीं है। श्रीवास्तव से पूछिएगा तो कश्मीर का कनेक्शन उनको याद नहीं है, नहीं रहेगा। बस्टों से पूछिएगा तो उनको याद नहीं है कि मालव नाम की एक जगह थी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, जी। वो चिनाब और रवि नदी के बीच में, जहां से वो माइग्रेट किए थे उज्जैन, और उज्जैन से फिर बिहार चले गए। और वहां पे बिहार में अगर आप बस्टों से बात करेंगे तो 99.9% कोई अंदाजा ही नहीं है कि एक्चुअली ये इनका ओरिजिनल होमलैंड नहीं था, माइग्रेट आकर शुरू किए थे। कर्ण कायस्थ जो है वो वहां से जाके उड़ीसा में बस गए। उड़ीसा में उनको कर्ना कहा गया। जितने आप मोहांती, जितने पटनायक, इनसे आप मिलते हैं वहां पे, कानूंगो, ये सारे कायस्थ हैं। वहां से आगे गए आंध्र प्रदेश में, ये कर्नम कहलाए। कर्नम के बाद आगे बढ़े तो ये कर्निकास कहलाए कर्नाटका में, और कर्निगार कहलाए तमिलनाडु में। तो ये जो स्प्रेड है
जो कि महाराष्ट्र में सीकेपी देखती हैं और कर्निगार देखती हैं, कर्नम देखती हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया स्प्रेड इनका बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से इस किताब में हमने 21 राज्यों में उनके फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया है। और शायद कायथा से ही शब्द कायस्थ आया होगा। कायथा। जी। हाँ। इनफैक्ट इवन लेफ्ट हिस्टोरियंस ने अपने किताब में कायथा गांव की चर्चा की। मैं प्रोफेसर उपेंद्र सिंह, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बड़ी लड़की हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कई सालों तक पढ़ाती थी और आज के डेट में वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनकी बहुत सुंदर किताब है, उसमें 3 पैराग्राफ कायथा गांव पे। अच्छा। उसका वो एक्सकवेशन वैल्यू है, आप समझ सकती हैं। तो लेफ्ट और राइट का इशू नहीं है, ये इशू है आर्कियोलॉजी और माइथोलॉजी और हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। ये तीनों कैसे उस संगम पर जाकर मर्ज करती हैं, उसकी वो खूबसूरत गाथा है कायथा में। जी। अच्छा, ये पुस्तक कहाँ उपलब्ध होगी? हम खरीदना चाहें तो कहाँ से खरीदेंगे? आप किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी हमें? जी ममता जी, एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया है कि जैसे लॉन्च होता है तो एक तो मल्टी सिटी लॉन्च होगा, दिल्ली का बड़ा लॉन्च होगा 27 अप्रैल को। उसके बाद हम लोग इसे कोशिश करेंगे कि बॉम्बे और कोलकाता और उधर साउथ में बेंगलोर और चेन्नई, इतनी जगह जरूर लॉन्च करें। और इसको हम लोग अमेजोन पे हमने प्लान किया है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देंगे, ताकि कोई प्लस एक वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उससे भी विंडो होगा खरीदने का। तो अवेलेबिलिटी की दिक्कत इसमें ना आए, इसके लिए ऑनलाइन सेल की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिसकी भी इच्छा हो वो फटाफट उसको। और उसी दिशा में प्रमोशन की शुरुआत भी हम लोगों ने की है। फेसबुक पेज एक क्रिएट किया है कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, आप टाइप करेंगी तो इसका फेसबुक पेज है, उस पर और बहुत कम समय में ऑर्गेनिकली 2500 लोग 2000 लोग करीब करीब आ चुके हैं, ऑर्गेनिकली, बिना किसी कमर्शियल बूस्टिंग के। तो हाँ, तो जब तक वो लॉन्च होगा हमें लगता है कि 5-10 हजार लोग इसी पे इकट्ठे हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे और फेसबुक पे वगैरह वगैरह। आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। जी जी जी। अच्छा, इस प्रमोशन में जी, इस जर्नी में आपकी कुछ अनुभूतियां जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या कुछ परसेप्शंस थे, अनुभूतियां थी जो आप हमें बताना चाहें? ममता जी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, शुरू में हम लोग सोचते थे कि जो कायस्थ कम्युनिटी है ये हिंदी हार्टलैंड में ही है, बिहार में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, मतलब राजस्थान में है। तो ये एक छोटा नैरो व्यू था। तो पहला ही स्टेप लगा कि अरे ये तो बंगाल में भी है और ये उड़ीसा में भी है, ये सारे आप घोष, बोस, मित्रा, गुहा, ये सारे कायस्थ हैं। और असम में है, त्रिपुरा में भी है, और लो एंड बिहोल्ड वो साउथ में है, तमिलनाडु जैसी जगह में है, और अच्छी खासी तादाद में है। मुदालियर वहाँ के कायस्थ हैं, मेनन वहाँ के कायस्थ हैं, कर्निगार वहाँ के कायस्थ हैं, लेकिन पता ही नहीं, आपस में ही पता नहीं है कि वो कायस्थ हैं। तो पहले तो सीकेपी महाराष्ट्र, चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु जिनको कहते हैं, वो महाराष्ट्र साइड के कायस्थ हैं। तो पहला जो माइंड ओपनिंग हुआ वो ये हुआ कि ये हिंदी हार्टलैंड में नहीं, करीब करीब 21 राज्यों में इनका फुटप्रिंट स्टैब्लिश्ड है, नंबर 1। नंबर 2, हम आगे बढ़े तो मंदिरों का जो एक नेटवर्क था, जो जिसको चित्रगुप्त सर्किट के नाम से जाना गया, जो उज्जैन से शुरू हुआ, उसके बाद कांचीपुरम में है, तमिलनाडु के चेन्नई के पास, वहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर है। और वो मंदिर 9th सेंचुरी एडी का चोला डायनेस्टी के समय बना था। अयोध्या में मंदिर है जो राम के राज्य के समय का माना जाता है। पटना में अगर आप जाएंगे तो पटना गंगा किनारे एक मंदिर है जो आदि मंदिर, जिसको बनाया था मुद्रा राक्षस ने, ऐसी मान्यता है। मुद्रा राक्षस का मतलब 2500 साल पुराना। तो ये चार तो एंशियंट मंदिर है। तीसरी रिवलेशन हुई, जो रिश्ता स्टैब्लिश हुआ सूर्य के बीच में और चित्रगुप्त के बीच में। इनफैक्ट भारत के जो टॉप 5 टेम्पल्स अगर आप लें, सूर्य सन टेम्पल्स,
जी। ये सारे सूर्य मंदिर मंदिर जो कायस्थ राजाओं ने बनाया था। और अच्छा। वो राजा, चाहे वो ललितादित्य ने बनाया हो मार्तंड टेम्पल कश्मीर को, चाहे वो गंगा डायनेस्टी के राजा ने बनाया हो कोणार्क उड़ीसा में, चाहे वो मोढेरा टेम्पल हो, चाहे वो छोटे मतलब सेकेंडरी टेम्पल जो हैं वो हो। ये इंटरेस्टिंग तो वो जब हम लोग उसको रिसर्च करने लगे तो हमें लगा कि कई जगह जो चित्रकूट मंदिर नाम है, खजुराहो जी। जैसे जाइए तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, उसमें कई शिव का टेम्पल है, पार्वती का टेम्पल है, और एक टेम्पल का नाम है चित्रगुप्त मंदिर। अंदर जाएं तो वहां पे आपको चित्रगुप्त नजर नहीं आते। तो मंदिर फिर। में जो मूर्ति लगी है वो सूर्य भगवान की मंदिर मूर्ति है। जी। तब गाइड बताता है कि इनके पैरों के पास जो मूर्ति है, वो पैर के पास जो मूर्ति है वो है चित्रगुप्त, हाथ में कलम लिए हुए। तो वो रिश्ता एक बड़ा, कायथा में इनफैक्ट गुप्तकालीन एक मूर्ति निकली है जो काफी दोनों खजुराहो की मूर्ति और कायथा की मूर्ति के बीच में इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री बहुत बड़ा गैप है, लेकिन स्टाइल दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में सूर्य, तो सूर्य का रिश्ता चित्रगुप्त से जो निकला है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव है चित्रगुप्त। आप देखेंगे कोई भी चित्रगुप्त की जो मूर्ति है उसके पीछे दो मूर्तियां होती हैं, एक जी। मूर्ति है सूर्य भगवान की और एक मूर्ति है दुर्गा जी। और जी। ये जो दो फोर्सेस हैं जो कि हमारे कॉन्सियसनेस और हमारी एनर्जी, आज के मॉडर्न भाषा में कहें तो कॉन्सियसनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। और दोनों, आपको बड़े काम के लिए इन दोनों शक्तियों की जरूरत होती है, किसी को भी, किसी इंसान को भी, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा रिश्ता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर का जो सन है वो हमारे कॉन्शियस की तरह फिल्टर करता है अच्छे और बुरे चीजों को, और रिकॉर्डिंग उसकी चलती रहती है। तो जी। आप मान लीजिए आपके इंटेंशंस अगर गलत हैं और आपने पुण्य का काम के नाम पर दान देना शुरू किया, लेकिन आपकी मंशा है कि इस दान से मेरा नाम हो जाए, तो आपने गलत पैसे को भी दान दे के सोचा कि मुझे पुण्य मिल जाएगा। लेकिन चूंकि इंटेंशन में मिलावट है तो वो सारी चीजें इंटरनली रिकॉर्ड हो रही, वो जी। रिकॉर्ड हो रही है। तो आप तो सोच रहे हैं कि हमने स्मार्टनेस से हम तो जाके पूजा में जाके हमने अपने काले धन को डाल दिया, लेकिन चूंकि वो इतना तगड़ा फिल्टर है कि, तो ऐसी मान्यता है कि वो सूर्य आपके अंदर है और सूर्य अंदर होने के कारण वो रिकॉर्ड कर रहा है वगैरह वगैरह। उन चीजों को हमने बड़े विस्तार से एक चैप्टर, माइथोलॉजी की जो चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन किया है। तो सूर्य और चित्रगुप्त के रिश्ते को इस किताब में हमने बड़ी खूबसूरत ढंग से, मुझे लगता है कि पेश किया है। ऐसे। लास्ट इसमें इंटरेस्टिंग था कि कायस्थों को खाने पीने से बड़ा शौक रहा है, और हमने कोशिश किया कि कई ऐसे जो अच्छी किताबें लिखी गई कायस्थ कुजीन पे, ओके। उसमें उनकी उस किताबों को हमने खंगाला, और उसमें सबसे अच्छी किताब जो मुझे लगी जी। वो थी पीता माथुर जी की किताब है कायस्थ कुजीन, इंग्लिश की किताब है, रोली बुक्स ने छापा है। तो पीता जी से हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उनका अनुभव बहुत बड़ा था। 200-300 कायस्थ कुजीन्स की जो वैरायटी है, वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन में, उस सब को उन्होंने जब वर्णन करना शुरू किया तो इट वाज अमेजिंग। उस किताब को हमने खरीदा, उस किताब को हमने इस किताब में भी उसको संग्रहित किया है, उसके डिटेल्स को। और इस तरह से वो अपने आप में इंटरेस्टिंग चैप्टर बना। लिपि हमारे बड़े इंटरेस्टिंग, जो भारत, लिपि एक ऐसी चीज है, स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, जी। अगर मैं चाहूं भी कि आपको गिफ्ट कर दूं तो मैं ना उसको क्रिएट कर सकता हूं ना ओवरनाइट गिफ्ट कर सकता हूं। वो ओवर द इयर्स एक बहुत ही एक प्रोसेस के बाद क्रिएट होती है। तो भारत की 5 लिपियां, देवनागरी लिपि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कायस्थ राजा थे देव, वहां क्रिएट हुई, उसका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो है, जो आज हम आप हिंदी लिखते हैं लिखते उसमें हैं। यूज होता है। कैथी, जो हम्म। जिसका विस्तार बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक था, वो कैथी स्क्रिप्ट इसी कायस्थ कम्युनिटी का एक देन रहा। कैथिली, असम में जाएंगे तो उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं कैथिली, और कैथिली का कंट्रीब्यूशन कायस्थ कम्युनिटी से आया। उसी तरह से आप जो प्रोटो बंगाली स्क्रिप्ट है
वो पाल डायनेस्टी के समय बिल्डअप हुआ। तो 5 सिविलाइजेशन के 5 स्क्रिप्ट्स को एक कम्युनिटी ने अपने तरीके डेवलप से किया। जन्म दिया, उसको डेवलप किया। वो अपने आप में एक छोटी चीज नहीं है, और इसलिए इन तमाम चीजों को हमने समेटा है ताकि हेरिटेज, चाहे वो टेंजिबल हेरिटेज हो या इनटेंजिबल हेरिटेज हो, लोगों को उसकी जानकारी मिले। जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। खैर, हमने इस पुस्तक के बारे में इतनी बातें कर ली, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन ये भी रखा था कि ये पुस्तक हम क्यों खरीदें, तो उसमें से तो बहुत सारे आंसर मुझे खुद मिल चुके हैं कि ये पुस्तक हमें क्यों खरीदनी जी चाहिए। जी जी कि जी। और ये दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में भी आ रही है, इंग्लिश में भी हाँ आ रही है, जी। और अप्रैल के महीने में आएगी। जी। एक और सवाल था कि इसके बाद क्या आपने कुछ सोच रखा है, या अभी तक कुछ जी, मैं लिखना शुरू प्लान कर किया? रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे लगा कि एक कुछ फॉल्ट लाइन्स भी कम्युनिटी की मैंने देखने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन से विमुख हुई है कायस्थ। और वो जो ट्रेडिशन है, जैसे उपनयन संस्कार, जी। पहले एक उपनयन संस्कार से आपकी एक पहचान थी, और ये मॉडर्न बनने की दिशा में और आज के प्रोग्रेसिव दिन बनने की दिशा में हम अपना उपनयन संस्कार भूल चुके। दूसरा पॉइंट नंबर 2, फॉल्ट लाइन देखा मैंने कि हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल इमेज देखेंगे चित्रगुप्त का, तो एक हाथ में तलवार था और एक हाथ में कलम। तो ये जो दो टूल्स हैं आपके, जी। उसमें से एक टूल तो रह गया, कलम तो रह गई, जी। तलवार कहीं ना कहीं खो गया। और खो गया तो आप अपने को जब नहीं सेव कर सकते, तो दूसरे को सेव आप क्या करेंगे? तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं उसको रिगेन करने की जरूरत है, कि आपके पास शक्ति की भी जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है। जब इन दोनों, ये दो शक्तियां मिल जाती हैं, तो जी। आप जीवन में कुछ बड़ा करने की स्थिति में होते हैं। तो कहीं ना कहीं तलवार का गायब हो जाना कायस्थों के जीवन से, मैं समझता हूँ एक वार्निंग सिग्नल है, और उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। तीसरा, जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको ट्रेडिशन का मिसप्लेस सेंस हो जाए, तो आप अपने जो इष्ट देवता हैं या एंसेस्ट्रल गॉड हैं, उनका जन्मदिन तक गलत दिन कुछ हिस्सों में मना। मनाने की जो प्रवृत्ति है अपने आप में, तो ट्रेडिशन से के जानकारी के अभाव में आप जब भटकने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर होते हैं, और कमजोर होते हैं तो लोग आपको दबाएंगे, आप पिछड़ेंगे। वो उस पर ध्यान भी देने की हमने कोशिश की है। कन्वर्जन भी हुआ है उस पीरियड में, और कन्वर्जन दलितों के कन्वर्जन की तरह नहीं था। कायस्थों का कन्वर्जन एक अपॉर्चुनिज्म का कन्वर्जन मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने महिमा मंडित भी कायस्थ मुसलमानों को नहीं किया है। कुछ थोड़े से जगह में वो इलाहाबाद और कुछ और जगह में वो है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा क्यों नहीं कुछ कायस्थ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन मुस्लिम्स की बात करो, तो हमने उसको अवॉइड किया है। और मेरा उसमें आंसर साफ है कि कोई मजबूरी नहीं थी उनके लिए कन्वर्ट करने की। और कन्वर्जन पे मैं एक्चुअली काम करना चाहता हूँ। आपने, ममता जी ने पूछा कि इसके बाद आप क्या, कन्वर्जन मुझे लगता है कि एक ऐसा ऐसा सच है भारत का, जिसको कारपेट के नीचे हम लोग डालते रहे। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चर्चेस क्रिएट होते रहे, मॉस्क क्रिएट होते रहे, और वो कैसे उसको खड़ा कर दिया जाता है रातों रात, कहाँ से फंडिंग आती है, कैसे उनको अथॉरिटीज के क्लियरेंस, चीजें उसमें कहीं ना कहीं डिस्कस होना चाहिए पब्लिक डोमेन में। और उसको जी। हम लोग छुपाते हैं, उसको उस पर पर्दा डालते हैं, उसको खुलेआम तौर पे। तो उस किताब के माध्यम से, कन्वर्जन पे किताब लिख के, पूरे भारत का जो एक मैपिंग मैं करना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकली आजादी के बाद हमारा पॉपुलेशन डायनामिक्स, डेमोग्राफिक बदला है, और उसमें कन्वर्जन का क्या रोल है। तो मेरी इच्छा है कि मैं उस पर आने वाले 1-2 सालों तक काम करूं। जी जी, बिल्कुल, उसका भी इंतजार रहेगा हमें। और इस पुस्तक का तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। और स्पेशली कायस्थ कम्युनिटी और नॉन कायस्थ कम्युनिटी भी खरीद सकती है। कायस्थ कम्युनिटी तो मेनली, क्योंकि अगर जी आपको कुछ भी रेफर करना है, तो ये एक स्टोरी बुक की तरह नहीं, बल्कि एक इंसाइक्लोपीडिया, जो आपने बिल्कुल परफेक्ट नाम दिया है, कि आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगी, अपनी रूट्स के बारे में। और जी
कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में पूरा पता चलेगा आपको। तो आपको बहुत बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं इस किताब की, और आपने अपना समय हमें दिया और इस पुस्तक की जानकारी दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता हाँ, जी, कभी एंड गॉड ब्लेस नमस्कार। यू। आप सबको चित्रगुप्त पूजा की बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार आज आप हमारे साथ जुड़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, हम उम्मीद करते हैं उसी तरह आप छठ पूजा के अवसर पे भी, जो हमारा कार्यक्रम 18, 19, 20 नवंबर को आने वाला है, उस पे भी जुड़िएगा और उसको सफल बनाइएगा। धन्यवाद।